भोपाल द्वारा आयोजित इस पश्चिम क्षेत्रीय सम्मेलन में उपस्थित मुख्य न्यायाधीश श्री पंकज मित्तल जी, श्री B.S. चौहान जी, पूर्व न्यायाधीश माननीय उच्चतम न्यायालय, श्री अमलेश्वर प्रसाद प्रताप शाही जी, निदेशक राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल, श्री संदीप मेहता, प्रभारी न्यायाधीश राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी जोधपुर, पश्चिम क्षेत्र में स्थापित उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशगण, अन्य न्यायाधीशगण, महाधिवक्ता एवं अन्य अधिवक्तागण। न्याय व्यवस्था किसी भी राज्य और समाज की शुद्धता का प्रमुख आधार होता है। यह कहा जाता है कि जहाँ जितनी अधिक न्याय व्यवस्था प्रभावी है, वहीं लोकतंत्र विकसित होता है, उसका व्यवहार में पालन होता है। हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राज्य है। स्वाभाविक ही है जहाँ न्याय व्यवस्था पर ही सबकी सदा नजरें टिकी रहती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि देश में न्याय व्यवस्था को प्रभावित करने के लिए सभी स्तरों पर प्रयास हों। आपकी अकादमी संवैधानिक मूल्यों के तहत न्याय प्रशासन प्रबंधन के साथ न्याय व्यवस्था से जुड़ी नीतियों के आलोक में कार्य करती है। इसलिए आज के परिप्रेक्ष्य में इस पर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मुझे उम्मीद है कि इस समय संदर्भों में न्यायिक व्यवस्था से जुड़ी जो चुनौतियां और संभावनाएं हैं, उन पर इस सम्मेलन में गहन वैचारिक मंथन होगा और यह आने वाले समय में हम सबके लिए बहुत कारगर साबित होगा। आप सभी को इसके लिए शुभकामनाएं। प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा में जाएंगे तो पाएंगे, वहां विधि और न्याय पर ही सर्वाधिक जोर दिया गया है। स्मृतियों में धार्मिक, नैतिक और सामान्य विधि के सिद्धांतों मनुष्य के अधिकार और कर्तव्यों से जोड़कर देखा गया है। मनुस्मृति में सिविल और आपराधिक वादों को निपटाने के लिए पृथक न्यायालयों का उल्लेख मिलता है। महत्वपूर्ण यह भी है कि न्यायालयों के निर्णय पर राजधानी स्थित शासक की न्याय सभा में अपील प्रस्तुत की जा सकती थी। आप सोचिए कितनी वैज्ञानिक व्यवस्था हमारे प्राचीन काल में न्याय व्यवस्था की रही है। वैदिक काल में विधि को ही धर्म का एक स्वरूप हमारे यहाँ माना गया था। कौटिल्य ने धर्मशास्त्र को आधार स्तंभ मानते हुए शासक को न्याय का स्रोत माना है। बाद के विद्वानों ने भी हमारे यहाँ पूर्ण पारदर्शी न्यायिक व्यवस्था पर जोर दिया है। भारतीय संस्कृति आरंभ से ही न्याय व्यवस्था पर आधारित रही है, जिसमें व्यक्ति में बगैर किसी भेद के आम जन को सुरक्षा और अपराधी को दंड विधान को प्राथमिकता दी गई है। आजादी के बाद लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाते हुए हमने जिन संवैधानिक मूल्यों को अंगीकार किया, उसका भी प्रमुख आधार न्याय व्यवस्था में विश्वास ही रहा। मैं प्रायः बात कहता हूं कि राष्ट्र का अर्थ किसी भौगोलिक भूभाग से नहीं है। इसका अर्थ है वह संस्कृति जहां मानवीय मूल्यों में विश्वास किया जाता है। सनातन भारतीय संस्कृति के आलोक में जाएंगे तो पाएंगे भारत का अर्थ ही है ज्ञान और दर्शन की वह महान परंपरा, जिसमें वैदिक ऋचाओं से लेकर आदि शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन तक का सार आता है। सारे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम ये सूत्र के साथ अपना परिवार मानने का संदेश हमारे इसी राष्ट्र ने दिया है। भारतीय संविधान इस उदात्त विचार का ही लिखित रूप है। हमारे यहाँ कहा गया है, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोक कल्याण में ही सबका सुख निहित है। लोकतंत्र किससे है? भारत में रहने वाले लोगों से ही तो है।
इसलिए हमारे यहाँ संविधान ने लोगों को मूलभूत अधिकार प्रदान किए हैं और उनके कर्तव्य निर्धारित किए हैं। मैं ये मानता हूँ कि अधिकारों के साथ कर्तव्यों का संतुलन जब होता है तभी मानवीय गरिमा और न्याय सभी स्तरों पर स्थापित होता है। इस दृष्टि से देखें तो भारतीय संविधान मानवीय अधिकारों और कर्तव्यों का महत्वपूर्ण दस्तावेज ही नहीं है, यह मानव की गरिमा को साबित करने का भी मूल मंत्र है। भारतीय संविधान से नई पीढ़ी को जोड़ने, संविधान से आमजन को जोड़ने के लिए ही राज्य के संवैधानिक प्रमुख पद के नाते मैंने राज्यपाल बनने के बाद प्रदेश के विश्वविद्यालयों में संविधान पार्क स्थापित करने की पहल की। राजभवन में भी संविधान पार्क की स्थापना इसलिए की जा रही है कि जो भी व्यक्ति राजस्थान आए वह संविधान की हमारी महान परंपरा की विकास यात्रा से रूबरू हो सके। मुझे आप सभी को इस अवसर पर यह बताते हुए प्रसन्नता है कि राजभवन का संविधान पार्क जल्द पूर्ण होने जा रहा है। मैं चाहूंगा कि जब ये संविधान पार्क पूर्ण रूप से मूर्त रूप ले ले, आप सभी भी वहां आए और हमारी संवैधानिक संस्कृति से साक्षात करें। मेरा आप सभी को इसके लिए अभी से आमंत्रण है, वो जल्दी ही बन के तैयार हो जाएगा। और मेरा ये विश्वास है कि 26 नवंबर जो संविधान दिवस है उस दिन उसका लोकार्पण भी करवा दिया जाए। कोशिश है कि प्रमुख संवैधानिक पद पर बैठे हुए ऐसे व्यक्ति के द्वारा उसका लोकार्पण हो तो ज्यादा अच्छा होगा। संविधान की हमारी व्यवस्थाओं का प्रमुख आधार राज्य शक्ति की 3 प्रमुख पालिकाएं, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका है। राज्य की शक्ति के इस त्रिविध विभाजन का यह सिद्धांत निरंकुशता को रोकने और सत्ता के नियंत्रण तथा संतुलन में निरंतर कारगर रहा है। जब जब लोकतंत्र से जुड़े किन्हीं मुद्दों पर संकट की स्थिति आई है, इन पालिकाओं ने आगे बढ़कर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मैं ये मानता हूं कि देश के न्यायालयों में न्याय करने वाले न्यायाधीश संविधान प्रदत्त मानवीय अधिकारों के प्रहरी और एक तरह से न्यासी हैं। यह सर्वविदित है कि हमारी न्याय व्यवस्था में किसी को सुनवाई का अवसर दिए बिना उसके विरुद्ध निर्णय नहीं किया जा सकता। माने न्यायपालिका अपने आप में इतनी पारदर्शी है कि कोई भी निर्णय करती है तो उसके सभी पक्षों पर गहराई से विमर्श कर न्याय के सभी सिद्धांतों को लागू करते हुए अपना कार्य करती है। इसीलिए न्यायपालिका में आमजन का आज भी विश्वास कायम है, विद्यमान है। संविधान में निहित कानूनी प्रावधानों से ही देश में न्याय और न्यायपालिका की नींव सुदृढ़ होती है। एक महत्वपूर्ण बात हमारे संविधान की और है कि इसमें अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जिन साधनों को अपनाना होता है उनकी पवित्रता पर सर्वाधिक जोर दिया गया है। इस संदर्भ में भी संविधान ही देश का वह कानून है जो सरकार के विभिन्न अंगों की रूपरेखा और मुख्य कार्यों को निर्धारित करता है। यही वह कड़ी है जिससे सरकार और देश के नागरिकों के बीच संबंध स्थापित होता है। आप सभी न्याय व्यवस्था ही नहीं, संविधान से जुड़े कानूनों के भी मुख्य प्रहरी हैं। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी जो कि न्यायिक शिक्षा, अनुसंधान और उससे जुड़े नीतिगत विकास के जरिए देश में न्याय प्रशासन को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कार्य करती है। इसलिए आप सभी से मेरी यह भी विशेष अपेक्षा भी है कि देश में न्याय एवं विधि व्यवस्था को सुदृढ़ीकरण के साथ ही आमजन के लिए न्याय कैसे और अधिक सुगम और प्रभावी हो, इसके लिए भी प्रयास किए जाए। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था का प्रमुख आधार संवेदनशील न्याय व्यवस्था ही होती है। इसी से लोकतंत्र निरंतर मजबूत होता है। संविधान की भावना के अनुरूप समानता के अंतर्गत न्याय व्यवस्था में कैसे अधिकाधिक
पारदर्शिता रखी जा सके, इस पर भी गहराई से कार्य करने की आवश्यकता है। यद्यपि संवैधानिक विश्वास को बनाए रखना कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों का काम है, परंतु न्यायिक प्रणाली ही मूलतः लिखित संविधान के प्रति वचनबद्धता को पूर्ण करने का कार्य करती है। इसलिए इस व्यवस्था पर ही लोगों की अधिक अपेक्षा और विश्वास है। न्यायिक व्यवस्था के लिए कहा गया है कि न्याय किया ही नहीं जाए, वह व्यवहार में दिखना भी चाहिए। मैं इस विचार के आलोक में ही कहना चाहता हूं कि न्याय अधिकाधिक दिखेगा, तभी आमजन उस व्यवस्था के और अधिक निकट आएंगे। कानूनी फैसलों को भी इसी संदर्भ में देखे जाने की जरूरत है। आमजन के लिए बहुत महत्वपूर्ण निर्णय न्याय व्यवस्था ने किए और अभी भी कर रही है, परंतु कई बार वह निर्णय आमजन तक जिसके लिए वह किए होते हैं पहुंच ही नहीं पाते। मेरी आपकी इस अकादमी से इस संदर्भ में अपेक्षा है कि वह ऐसे तंत्र का विकास करे जिससे नागरिकों के लिए कानून की भाषा किसी स्तर पर बाधा नहीं बने। न्यायिक निर्णयों को क्षेत्रीय भाषाओं में भी कैसे आम जन तक पहुंचाया जाए, इसके लिए कार्य किया जाए। न्यायालय निर्णय में भी अंग्रेजी के साथ दूसरी भाषाओं में दिए जाने पर कार्य होता है तो इसके बहुत दूरगामी परिणाम आमजन के लिए आएंगे। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज भी हमारी आबादी का एक बड़ा हिस्सा न्याय देने वाली प्रणाली से जुड़ नहीं पाया है। उसे पता ही नहीं है कि वह अपने अधिकारों, शोषण के खिलाफ कैसे लड़ सकता है और कैसे जरूरत पड़ने पर न्याय प्रणाली से उसका संपर्क हो सकता है। इस संबंध में विधिक चेतना और न्यायिक जागरूकता के लिए भी बृहद स्तर पर प्रयास किए जाने की जरूरत है। कैसे जागरूकता के जरिए न्यायालय आम आदमी के और अधिक निकट आए, इस पर कार्य करने की आवश्यकता है। आम आदमी को त्वरित और किफायती न्याय दिलाने की प्रक्रिया को कैसे सुगम किया जा सकता है, इस पर गंभीरता से सभी स्तरों पर विचार होना चाहिए। न्यायालयों में लंबित वाद आज भी बहुत बड़ी समस्या है। अभी भी देश की अदालतों में लाखों वाद लंबित हैं। कैसे न्याय में विलंब की इस समस्या को दूर किया जाए और कैसे ऐसी व्यवस्था बने जिससे छोटे मोटे निर्णयों के त्वरित निदान की व्यवस्था से आमजन लाभान्वित हो, इस पर भी आपकी अकादमी को कार्य करने की आवश्यकता है। शोध, अनुसंधान और नीति परक कार्य करते हुए इस संबंध में किसी तरह की पहल होती है तो इसके बहुत अच्छे परिणाम सामने आएंगे। लंबित मुकदमों के बढ़ते बोझ का समाधान खोजने के लिए आधुनिक तकनीकी उपकरणों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। दूसरे बहुत से देशों में इस संबंध में पहल हुई है। कैसे इसका लाभ हमारे यहाँ भी न्याय तंत्र को मिले, इस पर बृहद स्तर पर चिंतन करने की जरूरत है। इसी तरह शीर्ष अदालत में मामलों को सूचीबद्ध करने के लिए भी सुव्यवस्थित प्रणाली विकसित किए जाने की आवश्यकता है। मैं ये मानता हूं कि जिस तरह से देश में आबादी का विस्तार हो रहा है, न्याय व्यवस्था के लिए भी चुनौतियां बढ़ रही हैं। न्यायाधीश न्याय की महत्वपूर्ण कड़ी है। उनका काम आसान नहीं है, बहुत कठिन है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि कोई भी न्यायिक निर्णय जब होता है तो उसका सीधा प्रभाव मानव जीवन पर पड़ता है। अपराध करने पर किसी आरोपी को सजा सुनाना, समानता से जुड़े किसी मुद्दे पर निर्णय पर पहुंचना, महिला अपराध के अंतर्गत वास्तविक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेना, किसी बच्चे का संरक्षक अभिभावक तय करना, किसी किराएदार या मकान मालिक के अधिकारों के बारे में फैसला सुनाना, बहुत सारे निर्णय न्यायाधीशों को करने होते हैं। बहुत बार बहुत कठिनाई होती है।
किसी निर्णय पर पहुंचे। मैं समझ सकता हूं सभी पक्षों को सुनकर न्याय करने के दौरान न्यायाधीशों के मन मस्तिष्क पर कितना दबाव होता होगा। निश्चित ही मानसिक स्वास्थ्य पर इसका गहरा असर रहता है। न्यायाधीश निर्णय करते हुए चिंतन करते हैं और वे किसी निर्णय पर पहुंचते हैं। मैं आज के इस अवसर पर आप सभी जजेस की इसके लिए तहे दिल से सराहना करता हूं। मुझे पता है पारदर्शिता की पालना के लिए घर, परिवार, रिश्ते, नातों से दूर रहते हुए आप सभी अपना कार्य करते हैं। ये बड़ा स्तुत्य है, प्रशंसनीय है। इसलिए मैंने कहा कि आप सभी लोग संविधान और न्याय व्यवस्था पर इसी से हम सभी का विश्वास आज भी बना हुआ है। मुझे उम्मीद है आपके इस सम्मेलन में न्याय व्यवस्था से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर विशद विमर्श होगा और भविष्य की नई राहें खुलेंगी। आइए हम सभी मिलकर भारतीय संविधान की प्रतिष्ठा, उसकी मर्यादा के आलोक में